गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का टाइम मिला है हमें, क्योंकि बीच में थोड़ा हमारी वीडियोस इसलिए रुकना हो गई थी क्योंकि हमारे पास अच्छी क्वालिटी देने के लिए आपके पास कोई वो था नहीं। मोबाइल जो था वो भी एक ख़राब हो गया था अचानक से ही, तो दे नहीं पाए थे। लेकिन अब पुनः हमने प्रयास किया है आपको वीडियो पहुंचाने का और नई नई बातें देने का। अब ये जो स्पेशली वीडियो है ये मुख्य रूप से पेट वाले बच्चों के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगी, और वैसे तो सभी के लिए है लेकिन पेट वाले बच्चों के लिए स्पेशली बनाएगी क्योंकि हम इसमें उतनी ही नॉलेज देने वाले हैं जितनी कि पेट में अभी आएगी। क्योंकि अभी आपको पता है लगभग थोड़ा ही समय रह गया है, 15-16 तारीख आने वाली जो है उसी को पेट का एग्ज़ाम है। तो उसी के लिए हम जो है ये वीडियो बनाने वाले हैं, और इस वीडियो के लगभग 2 पार्ट बनेंगे। वो 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना साधन नहीं है कि हम एक साथ ही 2 GB डाटा को अपलोड कर सकें, क्योंकि एक वीडियो में लगभग 1 GB डाटा पूरा लग जाता है, और 1 GB डाटा अपलोड होने में टाइम लगता है, आप सबको पता है। इसीलिए अगर मैं एक साथ ही पूरी लंबी वीडियो बना दूंगा तो वो अपलोड होने में टाइम लेगी और दिक्कत आएगी। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे हम। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, और यहाँ से हर जगह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये है आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन। हम इसकी चर्चा करेंगे आज। यहाँ से क्या है, हमें भाई देखो हर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलता है, तो कोशिश यही करेंगे कि हम उतना तो कवरेज लेकर के चलें कि आपको यहाँ से पूरा प्रयास करें कि आंदोलन का जो भी क्वेश्चन बने वो पूरा देने का प्रयास करें। लेकिन एक बात की भाई गारंटी है कि अगर आप दोनों वीडियो देखेंगे, जो भी 2 पार्ट बने, या हो सकता है तीसरा भी हम डाल दें इसका, जितने भी वीडियो बनेंगे भाई इस वीडियो से आंदोलन का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम उस तरह से पढ़ाएंगे आपको कि बाहर नहीं आ सकता। पूरा जो हाई से लो तक जितने भी आंदोलन है, कंप्लीट आंदोलन कराए जाएंगे, पूरे के पूरे आंदोलन, सारे कंप्लीट आंदोलन कराऊंगा मैं, ठीक है भाई। तो अब दिक्कत हमारे सामने ये भी आ जाती है कि इसका बेस पॉइंट की स्टार्ट हम कहाँ से करें। तो सीधा हम एक लेते हैं जहाँ से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मल तरह से बच्चों को पता रहता है कि छोटी मोटी बातें, ब्रिटिश शासनकाल, भारत पर चल रहा था, क्या हो रहा था, ये सारी छोटी मोटी बातें आपको पता रहती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सर्वप्रथम, एक आंदोलन है, उसका नाम है भैया होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ठीक, होम रूल आंदोलन, इसकी बात करेंगे। इसमें क्या है, देखिए ये कब आया था, ये 1916 में। कब आया था? 1916 में आया था। इसकी ज़रा एक थोड़ा और इसकी हिस्ट्री पर थोड़ा व्याख्या डाल लें आप लोग, क्योंकि ज़्यादा समझ में तभी आ पाएगा। हुआ क्या था कि भारत पर ब्रिटिश लोगों का शासन चल रहा था। तो जब ब्रिटिश लोगों का शासन चल रहा था तो ऐसी कंडीशन में एक ब्रिटिश के साथ युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध। तो उस विश्व युद्ध में भारत भी ब्रिटेन का ही साथ देगा, ब्रिटिश का ही साथ देगा, क्योंकि भाई उसके अधीन काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो अब हम लोग ये सोच रहे थे कि हम इनका साथ देंगे तो ये लोग क्या करेंगे, हमें स्वतंत्रता दे जाएंगे, यानी कि हमें हमारा भारत वापस लौटा करके दे जाएंगे और यहाँ से ये लोग चले जाएंगे। अगर हम इनका साथ देंगे और ये लोग जीत जाएंगे तो हमें क्या दे जाएंगे, हमारा भारत हमें दे जाएंगे। तो ऐसा सोच रहे थे। तो बाल गंगाधर तिलक को जब ये महसूस हुआ कि ये सब एक मिथ्या है, ये सब एक झूठ है, तो उन्होंने क्या किया कि सन 1916 में होम रूल आंदोलन छेड़ दिया। होम रूल आंदोलन छेड़ा था भाई दो लोगों ने, इनके अध्यक्ष बोल सकते हैं हम। बाल गंगाधर तिलक पहले थे, बाल गंगाधर, और दूसरे थे एनी बेसेंट। दूसरे कौन थे? एनी बेसेंट। इन लोगों ने क्या कर दिया था, क्या छेड़ दिया था, होम रूल आंदोलन को इन लोगों ने छेड़ दिया था। तो कारण यही था कि इन लोगों को शक हो गया था कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो हमें क्या नहीं देंगे, आज़ादी नहीं देंगे। इसलिए इन दोनों ने ही क्या किया था कि होम रूल आंदोलन को छेड़ दिया था। आंदोलन अपनी बिल्कुल अच्छी तरह से पोजीशन पकड़ ली थी उसने, इतनी हद तक पकड़ ली थी कि ब्रिटिश शासनकाल को वो अच्छी तरह से घात पहुंचा रहा था। तो क्वेश्चन बनने की चांस यही है कि होम रूल आंदोलन कब आया, 1916 में। किस किस ने? भैया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट,
ये इसके मुख्य इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद ही यानी 1916 के बाद ही 1919 में एक एक्ट आता है। 1919 में एक एक्ट आया, 1919 में रालौट एक्ट। ये रालौट एक्ट क्या था भाई? बड़ा ही खतरनाक एक्ट था ये रालौट एक्ट जो था। अब रालौट एक्ट देखो, इसका एक पॉइंट पहले ये देख लें। रालौट एक्ट की मुख्य तारीख 19 मार्च 1919 है। कितनी है? 19 मार्च 1919। ये रालौट एक्ट की क्या है? ये मेन डेट है कि रालौट एक्ट जब आया था। तो इसका रालौट एक्ट में ये दिया था, ब्रिटिश शासन के द्वारा ये लाया गया था। इसमें ये था कि जो भी इंडिया का व्यक्ति है वो अगर कोई भी उपद्रव करता है तो उस उपद्रव लोग को उठा करके जेल में बिना किसी कारण के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी केस के उसको उठा करके अंदर डाल दिया जाए। और वो व्यक्ति अगर रालौट एक्ट के द्वारा उठा करके जेल में बंद किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो किसी भी न्यायालय में अपील नहीं दे सकता, किसी भी जज के पास नहीं जा सकता, किसी न्यायाधीश के किसी भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास नहीं जा सकता। यानी रालौट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसे लोगों ने बताया कि ये एक अहिंसा, मतलब तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये भारतीय लोगों के आंदोलनों को दबाने का कार्य कर रहा था। यानी कि एक तरह से पूरे सिस्टम को जो ब्रिटिश लोग थे वो दबाना चाह रहे थे कि ये लोग यहीं के यहीं रह जाएं, इसलिए हम एक एक्ट लाएंगे रालौट एक्ट, क्योंकि अगर ये कोई भी उपद्रव करेंगे तो सबके आधार पर उठा लीजिए और बंद कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति आया था यानी कि उसके पास इतनी ताकत थी कि उसको उठा लो और बंद कर दो, उसकी कोई अपील नहीं सुनेगी, कोई कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, है ना। आजीवन कारावास भी दे सकता था। ये रालौट एक्ट था। रालौट एक्ट कब आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रालौट एक्ट कब आया? 19 मार्च 1919 को आया। अब बात ये आती है कि रालौट एक्ट आने के बाद 13 अप्रैल 1919 सबसे बड़ी घटना, इसी डेट को सबसे बड़ी घटना हुई। 2 लोगों को रालौट एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों को क्या किया गया था? रालौट एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था। पहले थे सत्यपाल और दूसरे थे तुम्हारे, देखो पहला आपको दोनों नाम याद रखने हैं। एक तो कब आया था, कब गिरफ्तार किया गया था? 13 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और दूसरे यानी सत्यपाल गिरफ्तार किए गए थे और सैफुद्दीन किचलू यानी कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहला था सत्यपाल, दूसरा था सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो मेरे भाई सबसे बड़ा दंगा तो वही हो गया कि लोगों ने इन दोनों के गिरफ्तार होने पर एक सभा गठित करी। और वो सभा कहाँ गठित की थी? यानी इसी के इन दोनों की गिरफ्तारी पर एक सभा गठित करी। और सभा कहाँ गठित की थी? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में इन्होंने क्या की थी? एक सभा गठित की थी। लेकिन इन्होंने तो पंजाब के अमृतसर के एक जलियांवाला बाग में सभा गठित कर ली थी। और सभा में ये लोग शांतिपूर्ण अपने बात रख रहे थे कि इन लोगों को क्यों पकड़ा गया, क्या कारण था, क्या चीज़ें थी। तो ये सभा में सारे काम कर रहे थे। लेकिन तभी आकर के एक आया, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि उस टाइम का सबसे बड़ा अगर कोई था, अगर हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा, मैं तो नालायक ही बोलता हूँ ऐसे व्यक्ति को, सबसे बड़ा नालायक व्यक्ति था। उसको दिमाग नहीं था या फिर पावर का गलत यूज़ कर रहा था वो, ठीक है। तो अगर वो था भाई हिटलर, वो था हिटलर ने आकर के जलियांवाला बाग में ना बच्चे देखे, ना बूढ़े देखे, ना माताएं देखी, कोई नहीं देखा। सीधा अंधाधुंध गोलियां उसने बारिश कर दी उन लोगों पर और हजारों की संख्याओं में लोग वहां पर मर गए थे जलियांवाला कांड में। तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने, इस हिटलर ने ये नहीं सोचा था कदापि कि यहाँ पर बच्चे भी, इनकी गोली बच्चे को भी घायल कर रही है। लेकिन इन्होंने कोई संदेश नहीं किया, सीधा जा करके इन्होंने क्या कर दिया, उस सभा में गोलीबाजी प्रारंभ शुरू कर दी थी। तो ऐसी कंडीशन में जब जलियांवाला कांड में हजारों लोग मरे तो उसके बाद सरकार से मांग की गई कि इस जलियांवाला कांड की हमें एक
चीज़ बताएं कि आखिरकार ये ऐसा करा क्यों गया, हिटलर ने आकर के गोलियां क्यों चला दी गई। तो अब उसके लिए 2 समिति गठित की गई। एक तो करी गई थी ब्रिटिश शासनकाल की तरफ से, यानी कि एक ब्रिटिश शासनकाल की तरफ से एक समिति गठन करी गई, किसके लिए, जलियांवाला बाग के लिए, खोज करने के लिए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ब्रिटिश शासनकाल की तरफ से की गई थी एक समिति, और एक समिति की गई थी भारत की तरफ से। ब्रिटिश शासनकाल की तरफ से की गई थी हंटर कमीशन, ये थी ब्रिटिश शासनकाल की हंटर कमीशन। और दूसरा भाई इनका क्या था, तहकीकात कमीशन, तहकीकात कमीशन। तो ये दोनों कमीशन गठित की गई थी, ये चेक करने के लिए कि आखिरकार जलियांवाला बाग में कितने लोग मरे हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग में क्या है, कितने लोग मरे हुए हैं। अब जब ये दोनों ही, यानी कि पहली समिति कौन सी थी, हंटर समिति, जो कि किसने करी थी, ब्रिटिश ने करी थी, और दूसरी कौन सी थी, तहकीकात समिति, जो किसने करी थी, कांग्रेस ने। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग पर कितनी समिति गठन की गई, तो 2 समिति करी गई थी। भारत यानी कांग्रेस की तरफ से तो करी गई थी, ये कांग्रेस वाली है, और इधर ब्रिटिश वाली कांग्रेस की तरफ से करी गई थी तहकीकात, और इधर की गई थी हंटर कमीशन, और ये तहकीकात कमीशन। ठीक है, ये तहकीकात कमीशन, ये दोनों ही गठित की गई थी। तो हंटर कमीशन में बताया था, हंटर कमीशन के लोगों ने, कि यहाँ पर जो मृत्यु हुई है वो 389 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन तहकीकात समिति कमीशन ये कह रहा था कि नहीं, 1000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई है। अब ब्रिटिश शासनकाल में तो भैया अब ये था, यही कि इसकी चलेगी, क्योंकि इसका शासन था, तो शासन वाले की मानी जाएगी, 389 लोग मरे थे। और उसने बोला कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, छोटा मोटा मुद्दा था, लेकिन जाकर के गोलियां चला दी थी। तो उसने ब्रिटिश शासनकाल जो हंटर कमीशन थी, हंटर कमीशन के लोगों ने भी उसका पूरा साथ दिया था। हंटर कमीशन में भी 3 लोग भारत के शामिल थे, यानी हंटर कमीशन में ऐसा बोला जाता है कि कितने लोग भारत के शामिल थे, तो हंटर कमीशन में 3 लोग भारत के इसमें शामिल थे भाई। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जलियांवाला बाग के कांड के बाद गांधी जी ने किसकी उपाधि लौटा दी थी। तो गांधी जी की भाई उपाधि थी, देखो पहले तो गांधी की उपाधि सुन लीजिए, गांधी जी की केसर ए हिंद, मतलब केसर ए हिंद के नाम से बुलाया जाता था गांधी जी को। ये उपाधि दी थी ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी को। तो जलियांवाला बाग कांड होने के बाद गांधी जी ने ये उपाधि ब्रिटिश लोगों को लौटा दी थी कि मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, आप अपनी उपाधि अपने पास रखिए, क्योंकि ऐसी उपाधि का मैं क्या करूँगा जो कि मेरे ही लोगों को जो लोग मार रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, केसरी हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। ठीक है, और दूसरा था रविंद्रनाथ टैगोर के पास उपाधि थी सर, किसकी, सर नाम की उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर के पास। उन्होंने भी उस उपाधि को क्या कर दिया था, लौटा दिया था। ठीक है, वो उन्होंने भी वापस कर दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटाई दी थी, तो गांधी जी ने लौटाई थी। ठीक है, किसको, ब्रिटिश को। किस कांड के बाद, जलियांवाला कांड के बाद। जलियांवाला कांड कब आया था, जलियांवाला कांड कब आया था भैया, 13 अप्रैल 1919। ये मेन इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल 1919 भाई, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। जब जलियांवाला कांड हो गया, इतना भारी मात्रा में लोगों को मारा गया, तो गांधी जी ने एक और आंदोलन चलाना प्रारंभ कर दिया था। उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था, असहयोग आंदोलन। क्योंकि 1919 में ये घटना चल रही थी, 1920 में ही असहयोग आंदोलन आ गया था। असहयोग आंदोलन ये 1920 में आ गया था भाई, 1920 में क्या आ गया था, असहयोग आंदोलन आ गया था। अगर डेट की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को ये आ गया था। कब आया था, तो असहयोग आंदोलन कब आया था, 1 अगस्त 1920। ठीक है, ये इसका पूरा डेट है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन का होने का मतलब यही था कि वो पूरी तरह से जो ब्रिटिश के जो भी काम थे, जो भी ब्रिटिश के कोई भी कुछ भी हो, चाहे वो काम हो,
चाहे वो जॉब हो, कोई भी किसी की जॉब हो, सबका क्या कर रहे थे, सब यानी असहयोग कर रहे थे। ब्रिटिश के जितने भी सामान थे उनको नहीं खरीदेंगे, ब्रिटिश का कोई भी काम नहीं करेंगे, ब्रिटिश की नौकरी नहीं करेंगे, ब्रिटिश के कुछ मतलब हर चीज़ में सफाई अभियान का सब मतलब जो सफाइयाँ होती थी उसको बंद कर दिया गया, मतलब सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। मतलब हमें ब्रिटिश शासनकाल के में किसी भी चीज़ को यानी ब्रिटिश को यहाँ शासन चलाने के लिए किसी चीज़ में सहयोग नहीं करना है। बात ये थी असहयोग आंदोलन यानी सहयोग नहीं करना। तो कब हुआ था ये? 1920 1 अगस्त 1920 को ये आया था। तो असहयोग आंदोलन अपने सही से चल रहा था। तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि इसमें एक नई नई बातें और निकलने लगी थी। और देखो इम्पोर्टेंट और है कि असहयोग आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी। ये इनका इम्पोर्टेंट है। किसके अध्यक्ष कौन थे? यानी महात्मा गांधी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो इसी असहयोग आंदोलन में एक कांड हुआ था 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ था, चोरी चोरा कांड। क्या कांड हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था चोरी चोरा कांड। इस चोरी चोरा कांड में आप सभी को इतना तो नॉलेज होगी, चोरी चोरा कांड में एक थाने को यानी कि एक गठ चल रहा था। तो गठ में कुछ लोगों ने, कुछ भीड़ ने क्या कर दिया, एक थाने को जला दिया। और थाना जलाने के बाद उसमें 23 लोगों की यानी 23 पुलिस वालों की, 23 पुलिसकर्मियों की उसमें मृत्यु हो गई थी। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु किस कांड में हुई थी? तो वो चोरी चोरा कांड में हुई थी। और चोरी चोरा कांड कब आया था? 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड आया था भाई। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट चोरी चोरा कांड में याद करने का यही है कि इसमें एक थाने को आग दे दी गई। थाने में पुलिस वाले की जान चली गई। और थाने में कितने पुलिस वालों की जान चली गई? तो वो गई थी भाई साहब 23 लोगों की। कितने की गई थी? 23 लोग, 23 पुलिसकर्मी। ठीक है, चोरी चोरा कांड के बाद में और आता है, यहाँ ध्यान दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद और आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक बात और बता दें, इसमें चोरी चोरा कांड में ही गांधी जी को क्या हो गया था? जेल हो गई थी। गांधी जी को जेल हुई थी और 6 वर्ष की जेल सुनाई गई थी। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की जेल सुनाई गई थी। लेकिन उनको 1924 में ही रिहा कर दिया गया था, मतलब तबीयत ख़राब होने के कारण। वो हम देख लेंगे जब गांधी जी के, क्योंकि एक वीडियो हमारी ऐसी आएगी जिसमें केवल गांधी जी का ही ब्यौरा होगा। उसमें पूरा जितने भी गांधी जी ने आंदोलन करे हैं वो सारे के सारे एक वीडियो में हम आपको दे देंगे। लेकिन अभी पहले एक स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार स्ट्रक्चर क्या था? हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था 1916 से। 1916 में सबसे पहले क्या आया था? होम रूल आंदोलन आया था। क्यों आया था? क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था बाल गंगाधर तिलक को ये लोग क्या नहीं करेंगे, हमें आज़ाद नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। उसके बाद फिर आया था रालोट एक्ट। रालोट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। रालोट एक्ट के अंदर ही आया था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कांड होने के बाद में आ गया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के अंदर आया था चोरी चोरा कांड। कौन सा आया था? चोरी चोरा कांड। अब चोरी चोरा कांड के बाद में आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 इसमें क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन इस डेट को आया था। तो ये भी डेट याद रखनी है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 12 मार्च 1930 को ये आया था मेरे भाई। इसमें क्या था? इसमें ये था कि दांडी मार्च, इसमें दांडी मार्च हुआ था। क्या हुआ था? दांडी मार्च। यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने इस आंदोलन को छेड़ दिया और 241 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करके वो पहुँचे थे दांडी पैदल। तो उसी को बोला जाता है कि दांडी एक जगह थी, गांव का नाम था। तो उस दांडी पर ही पहुँचे थे पैदल 241 किलोमीटर की दूरी यानी यात्रा को तय करके।
तो उस यात्रा जब वो वहाँ पर पहुँच गए थे, और वहाँ पर कब पहुँचे थे मेरे भाई? 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी में पहुँच गए थे। ठीक है, इतने दिनों की इन्होंने यात्रा की थी। कितने किलोमीटर की थी? 241 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने की थी दांडी के लिए। अच्छा, बात ये निकल के आती है मेरे दोस्त यहाँ पर कि इसमें किस चीज़ की मांग करी जाती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में आखिरकार किस बात की ऐसी थी जो कि मांग करी जाती? इसमें 11 सूत्री मांग थी। कितनी? तो बात देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं जाए, बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि 11 सूत्री मांग किस आंदोलन के द्वारा मांगी गई थी? 11 सूत्री मांग। तो जो 11 सूत्री मांग थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा मांगी गई थी। कौन, किसने मांगी थी? गांधी जी ने मांगी थी। किससे मांगी थी? ब्रिटिश सरकार से मांगी थी। ठीक है, अब इन्हीं के चक्कर में इन सविनय अवज्ञा आंदोलन इतनी ज़ोर से चल रहा था, उसी को कम करने के लिए, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया था? नमक का त्याग, बहुत सारी चीज़ों का इन लोगों ने त्याग कर दिया। तो जाकर के जो ब्रिटिश पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा था इसका, तो ब्रिटिश लोगों ने इसके लिए गोलमेज सम्मेलन करे। क्या किए थे? गोलमेज सम्मेलन किए थे। गोलमेज सम्मेलन करने का मतलब यही था कि गांधी जी को हम बुलाएं, और बुलाने के बाद आराम से इस जो आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा है उस आंदोलन को ख़त्म कराएं, और उनकी जो भी मांग है उनकी मांगों को सुनकर उचित मांग पूरी करी जाए। उनका ऐसा मानना था। लेकिन गांधी जी इतने सीधे साधे नहीं थे। पहला, अब गोलमेज आंदोलन में समझना मेरे भाई, गोलमेज आंदोलन है ना, गोलमेज आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। समझो, गोलमेज सम्मेलन पहला, प्रथम, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 मार्च 1930 को आया था। कब आया? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आया था? 12 नवंबर 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आया था। इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, यानी कांग्रेस ने इसका सहयोग नहीं किया था। लेकिन इसी के द्वारा देखा जाए, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का भाग लेना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दो तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। एक तो समाज में चल रहे जाति विवाद को समाप्त करने के लिए, और देश के खिलाफ एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तो वो लगे हुए थे। और यानी कि जो दलित वर्ग था, दलित वर्ग को सही तरह से सही नीति और सही कानून दिलाने के लिए वो पूरा प्रयास कर रहे थे। क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने ये यहाँ पर प्रयास नहीं किया तो आजीवन ये लोग दबे के दबे रह जाएंगे, इन पर शिक्षा इनको प्राप्त नहीं हो सकती है। वो एक बात का मैटर है, वो हम फिर कभी देख लेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्या है? गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कौन नहीं शामिल हुए? गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन B.R. अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। क्या लिया था भाई? इसमें भाग लिया था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो B.R. अम्बेडकर ने इसमें भाग लिया था। क्लियर? कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन। ये भी क्वेश्चन है, कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? राम से, देखो अब ये याद रख लेना, अध्यक्ष कभी कभी ये सीधा सीधा पूछा जाता है, कभी कभी सीधा, गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो राम से मैकडोनल्ड, कभी कभी नाम ध्यान से उतर जाता है, कुछ और ही बोल देते हैं इसकी जगह पर। मैकडोनल्ड हो गया था। ठीक है, कौन थे इसके? मैकडोनल्ड कौन थे? राम से मैकडोनल्ड कौन थे? गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले क्या हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में, इरविन प्रधानमंत्री थे कहाँ के, लंदन के, इरविन के बीच में समझौता हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। वो क्यों हुआ था कि अगर हम समझौता कर लेंगे तो जो गांधी जी हैं वो आकर के हमारे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, क्या लेंगे, भाग लेंगे, और भाग लेंगे तो उसमें आपसी सहमति बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन गांधी जी भाग ही नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने एक समझौता किया था, गांधी और इरविन समझौता। गांधी और इरविन समझौता कब आया था भाई, 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को ये गांधी और इरविन समझौता आया था। तो आप नोट करके डाल लेना, गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 कब आया था, गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते में गांधी जी ने मांग रखी थी वही 11 सूत्रीय मांग रखी थी, और उसके बाद इरविन ने अपनी मांग ये रखी थी कि मेरा जितना भी जो कंट्री का सामान इंडिया में चलता है उसका आप लोग बहिष्कार ना करें, उसका आप लोग यानी उपयोग करें, उसको खरीदें अच्छी तरह से। तो दोनों अपनी मांगों पर सहमत हुए थे, ठीक है, सहमत हुए थे। तो अब बात ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो सॉरी इतना ही है इसमें, गांधी इरविन कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था, और 11 सूत्री ये थी। दूसरा अब आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें 3 लोगों ने भाग लिया था। किसने भाग लिया, 3 लोगों ने भाग लिया था। पहले व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में ही भाग लिया था, तो B.R. अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, दलितों की तरफ से B.R. अम्बेडकर, गांधी जी, और तीसरा पॉइंट ये था यहाँ पर कि मोहम्मद जिन्ना, ठीक है भाई, जिन्ना ने भी क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। तो 3 लोग कौन कौन थे, B.R. अम्बेडकर, गांधी जी और जिन्ना ने क्या लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भाग लेने के लिए अब यहाँ गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में आए थे, तो गोलमेज सम्मेलन में आए तो कौन से जहाज़ से आए थे, कभी कभी ये पूछ लेता है, SSC ज़्यादा पूछता है। तो SS राजपुताना, SS राजपुताना, ये SS राजपुताना नाम का एक जहाज़ था, उस जहाज़ से वो लंदन आए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए। कभी SSC ज़्यादा इस चीज़ को पूछता है कि कौन से जहाज़ के द्वारा गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे, SS राजपुताना से पहुंचे थे भाई। थर्ड गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। देखिए अब कभी देख लेंगे कि जो B.R. अम्बेडकर साहब थे वो गोलमेज सम्मेलन में भाग किस लिए ले रहे थे, क्योंकि इनका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम ज़्यादा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे यही ख़त्म करने की और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ भाई, 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932 ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था,
कांग्रेस ने क्या किया था इसका बहिष्कार। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था कांग्रेस ने, क्या किया था। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। उसके बाद आता है पूना समझौता। क्या आता है भाई, पूना समझौता। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पूना समझौता, अब बस इतना बता देते हैं। पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर प्लस गांधी जी, अम्बेडकर बाबा साहब के बीच और गांधी जी, इन दोनों के ही बीच में ये क्या हुआ था, समझौता हुआ था, पूना समझौता हुआ था, ठीक है। और अगर डेट लिखाना चाहें तो डेट भी लिखा देते हैं, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमें दिक्कत होती है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन कोशिश यही की है हमने कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बातें बता रहे हैं वो एक चीज़ जगह लिखते जाना और इसको याद करते जाना दोस्तों, ठीक है। वैसे तो याद ही रहेंगी, इतना तो हमें आपको पता है। और पेट में आपको 100% यहाँ से आंदोलन का सवाल देखने को मिलेगा। अगर आंदोलन का सवाल आया तो यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा, इस बात की गारंटी है।